जाता है, वो भी 10 लोगों को इकट्ठा करके इन चीज़ों के खिलाफ सड़कों पे आते हैं। लेकिन आप सिर्फ हीरो बनना चाहते हो ऑन कैमरा, लोगों को बताना चाहते हो कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, लेकिन लोगों के साथ में सड़कों पे नहीं उतरना चाहते। इसका जवाब हमने, गर्मी लगती है। मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, एक काम उसने कहा है, कहता है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया जब बनता है तो वो सारा सिस्टम जो है इसी से चलता है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो सड़कों पे जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, सड़कों पे जाकर क्या करोगे? लाठी डंडे, वहाँ मणिपुर में आपने देखा नंगे फाड़ के, कपड़े फाड़ के आप चाहते हैं कि सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के जिंदा जलाया जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने नौजवानों को सड़कों पे ला के फिर एफआईआरों की एफआईआरें कटवाएं। आपने देखा यहाँ पे हरियाणा के अंदर मेवात का इलाका, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। सैकड़ों जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। मतलब यहाँ पे जम्मू में आप देखें कितने प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं पे भी इस तरह का जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं ना, मणिपुर, हरियाणा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। ये सुन लीजिए ना, हमारी बात सुन लीजिए ना, क्योंकि प्रोटेस्ट किस लिए करोगे? आप इनसे मांग करोगे ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता व डीडीसी मेंबर काहरा महराज मलिक साहब, जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, अपने बयानात को लेके, अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर के। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, हर बार जो भी इनका स्टेटमेंट आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ ही आता है, ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ ही आता है। बातचीत करेंगे। महराज भाई, सबसे पहले आपका स्वागत भी है और मुबारकबाद भी है। थैंक यू। मुबारकबाद नहीं पूछेंगे किस बात? नहीं, मुबारकबाद वही जानना चाहेंगे, क्योंकि खुशी का इजहार आपको पता होना चाहिए। अगर खुशी हो रही है तो आपको बोलना चाहिए कि खुशी किस बात है। मुबारकबाद इस बात की है कि जो लोग बंधे हुए थे आम आदमी पार्टी से, वो अब खुल चुके हैं, वो उन्होंने दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है, उस बात के लिए मुबारकबाद। और जो हवा भरी थी आम आदमी पार्टी की J&K में, जिस तरह का रुझान दिख रहा था, वो रुझान अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है डेंग साहब, क्योंकि अगर आप मुझे देखेंगे, मैं 12 साल से लगातार आम आदमी पार्टी में हूँ, और जो एक माहौल बना था आम आदमी पार्टी का, तो वो 2020-21 में बना था। जिस तरीके से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी एक मतलब उभर के सामने आ रही थी, बड़े बड़े नेताओं ने ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग जो है इसका एक हिस्सा बने थे। वो 2020-21-22 के बाद का माहौल आप बता रहे हैं। लेकिन आप उस वक्त को याद कीजिए जब 2012 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, 2013 में सरकार बनी थी, 14 में फिर से सरकार बनी थी, तब से हम उसका हिस्सा हैं। बात वो नहीं है कि कितने लोग आए और कितने चले गए। यहाँ 2014 में मोदी सरकार बनी थी तो लोग कहते थे कि अब मोदी को हराना नामुमकिन है। लेकिन आज वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 में हम सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी से निकल कर फिर कांग्रेस में जा रहे हैं, पुराने लोग फिर कांग्रेस में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। राजनीति का एक अलग अपना एक तरीका होता है। अरविंद केजरीवाल जी सियासत में नहीं थे, वो एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सियासत के मैदान में आ गए। कोई नहीं मानता था कि वो 2013 या 14 में सरकार बनाएंगे, लेकिन लगातार 4 बार दिल्ली के लोगों ने जो है मतदान से उन्हें सत्ता में बिठाने का काम किया। देखिए, वक्त के हालात जो हैं, आप अगर पूरे देश पे नज़र दौड़ाएंगे तो वक्त के हालात अलग हैं। जिस देश को इकट्ठा होकर देश की तरक्की में लग जाना चाहिए था, भाजपा की आइडियोलॉजी अपनी कुर्सी, अपने मफाद के लिए लोगों को लड़ाकर अपने देश के अंदर तोड़ कर रही है और ख़ुद सत्ता में बैठना चाहती है, और कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। और जो अच्छे लोग हैं वो समझदार हो चुके हैं, महंगाई उरूज पर है, वो 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों के जज्बात के साथ खेल कर सत्ता में बैठना चाहते हैं। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग समझेंगे इनकी ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं गलत है। वो लोग भी समझदार हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। वो समझदार इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्ता चाहते हैं, वो ताकत चाहते हैं, वो माहौल के साथ, वो वक्त के हालात के साथ चलना चाहते हैं। जिनका सिक्का चलेगा उस सिक्के के साथ जो है लिपट कर चलना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो माहौल को बदलना चाहते हैं। लेकिन जितने लोगों ने अभी तक पार्टी छोड़ी है, आम आदमी पार्टी, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बीजेपी में गया हो। नहीं, बात भाजपा की नहीं है, बात भाजपा की नहीं है। कांग्रेस कहाँ से सत्ता में आ गई? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक माहौल जब देखते हैं, जब आम आदमी पार्टी का माहौल बना था, जब लोग आए थे ना, जब लोग पार्टी में ज्वाइन हुए थे, उसके बाद नेता आए थे। जब गाँव के अंदर एक माहौल बना था कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पे सरकार बनानी चाहिए, तब जाके नेताओं ने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी।
नेता जो आपने कहा कि आप 2012 से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम उस सोच लेकिन के आपने साथ हैं। आपने इलेक्शन लड़ा, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ा, नहीं। आपको मौका नहीं मिला, आपको वो जो मिलना चाहिए था, आपको सिग्नल आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए जो आपको सिंबल मिलना चाहिए था, झाड़ू का निशान, वो आपको नहीं मिला। क्या मिला था आपको निशान? क्या मिला था आपको निशान? हमें तब जो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी देश के अंदर, इस बार हमारी नेशनल पार्टी बनी है, हमारा सिंबल जो है पूरे देश के अंदर चलेगा। किसको लड़वाओगे आप इलेक्शन जब आपके पास लोग नहीं होंगे? हम नेताओं को नहीं लड़ाएंगे, ये हमने तब भी कहा था। कहने की बातें हैं सर, देखिए, जो आपके पास आए थे वो सारे नेता नहीं, और जो जा रहे हैं वो सारे नेता भी नहीं है। जितने भी गए हैं वो नेता हैं। अच्छा, आप उनका एक लिस्ट आम आदमी पार्टी में आकर के वो नेता बन गए? नहीं, वो ऑलरेडी कुछ एक्स MLAs थे, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, कुछ कांग्रेस के बड़े ओहदेदार रहे हैं। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आम जनता चुनाव लड़ेगी। जब जनता चुनाव लड़ती है ना, मैं कौन हूँ? मैं नेता नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं था, मेरे ख़ानदान में से कोई नहीं था, मैं एक इंसान था जो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ था। मैं 2012 से अगर आम आदमी पार्टी की सोच के साथ हूँ, सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी कैसे होगी। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी लेकर आए, जब एक सुझाव लेकर आए, इलेक्शन में उतरे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा, मैं एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाऊंगा, मैं हेल्थ को बेहतर बनाऊंगा, मैं यहाँ पे करप्शन को ख़त्म करूंगा। और उस चीज़ को उन्होंने 5 साल के अंदर इम्प्लीमेंट किया। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन से चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जग जाहिर है, वो सबको पता है। लेकिन JNK में क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी का, उस पर चर्चा करेंगे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर उन लोगों की नीयत यहाँ के लोगों को बेहतर बिजली देनी होती, सस्ती, मैं तो कहता हूँ फ्री होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के। लेकिन आम आदमी पार्टी भी सीरियस नहीं है JNK के लिए। आम आदमी पार्टी कौन है? देश के लोग हैं वो। अगर वो देश के लोग हैं तो देश के लोगों में जम्मू कश्मीर आता है, तो जम्मू कश्मीर के लोग हम पार्टी के नहीं हैं। मैं आम आदमी पार्टी आप किसे मानते हैं? आम आदमी पार्टी की सोच के साथ वो लोग जो खड़े होंगे वही तो आम आदमी पार्टी है। महराज मलिक, चाहे आम आदमी पार्टी जो है वो इलेक्शन में उतरे ना उतरे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना है। नहीं, किसने कहा कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन? मैं आम आदमी पार्टी के साथ था, मैंने इलेक्शन लड़ा, तब हमारी रजिस्टर्ड नहीं थी, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, तब हमारे पास सिंबल नहीं था कि हम यहाँ पर सिंबल पे इलेक्शन लड़ते। अब हमारे पास सिंबल है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आपकी बात हुई केजरीवाल साहब से या और किसी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हमारे पास संगठन होगा, जब लोग चाहेंगे, तो आम आदमी पार्टी क्या है? लोगों की तो है, तो टूट रहा है, बनी किस लिए? संगठन ही तो टूट रहा है। वो नेता थे जो वक्त के हालात के साथ आए थे, वक्त के हालात के साथ चले गए। अब नए नेता, सुनिए मेरी बात, आम आदमी पार्टी का वजूद खुद के लिए नहीं बना है कि महराज मलिक लीडर बन जाए, अपना विकार बना ले। मैं कह रहा हूँ 12 साल से अगर मैं पार्टी के अंदर हूँ, 15 साल से, तो वजह क्या है? वजह ये है कि हमने यहाँ पर बदलाव करना है। वो अपने आप में बदलाव देखना चाहते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदलाव किए? देखिए, जहाँ तक आप देखेंगे, ये मेरे लोगों से आप बेहतर पूछ सकते हैं। अभी हम पूरा, जब वो वक्त आएगा, हम बताएंगे कि हमने अपने टेन्योर में क्या काम किया, बदलाव किया, आपने क्या काम किए। लोग तो ये कहते हैं आप सिर्फ बातें ही करते हो, मीडिया में आकर के खाली चर्चाएं करते हो पूरे देश की, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बुरी हालत। मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 150 के आसपास ट्रांसफार्मर लगाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 2.5 साल के अंदर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 150 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए, जहाँ पर होने चाहिए थे, आज से पहले होने चाहिए थे। लेकिन अगर 2.5 साल के अंदर मैंने इतने ट्रांसफार्मर लगाए, उससे पहले जल जीवन से पहले अगर मैंने बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां मैंने पानी देने का काम किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने काम किया है। कहां से कहां तक की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है आपकी? मेरी काहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें 2 ब्लॉक आते हैं, 18 पंचायतें हैं। 18 पंचायतों के अंदर हमने काम करा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो गवर्नमेंट का पैसा ज़मीनी सतह पर लगना चाहिए था, उसे हमने बेहतर इम्प्लीमेंट ज़मीनी सतह पर किया। हमारी रोडों के काम हुए, हमने लड़ाई की, लेकिन उसे बेहतर बनाने का काम किया। वो हमारा एक काम था। जितनी ताकत आवाम ने दी थी, उस ताकत से ज़्यादा कोशिश हमने की। अब मामला ये है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, तानाशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, भाजपा का कंट्रोल इस स्टेट के अंदर है, इस यूटी के अंदर है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो आती हैं। लेकिन एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम, जनता ने हमें चुन के भेजा था, तो जनता की बात करते हैं। बात वो नहीं है, कुछ लोग आते हैं अपना आप बनाने के लिए, हम पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं जनता की बेहतरी के लिए। तो हम एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, हमें बिजली फ्री चाहिए। लोग सोचते हैं कि जम्मू आज स्मार्ट मीटर का बहरान है। जम्मू के अंदर आप देख लीजिए, स्मार्ट मीटर्स का बहरान है। लोग सड़कों पर हैं, कुछ लोग चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं पे डिपार्टमेंट के लोग मीटर लगाने जाते हैं, उन्हें डंडा लेकर पीछे पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अगर लोगों को ज़रूरत है 24 घंटे बिजली की, तो हम देंगे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है और ये काम
हमारी पार्टी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। एलजी ने कहा जिसके पास स्मार्टफोन है उसे किराया देने में क्या है, उसे पूछ लीजिए ना, वो तो बिहार का है, उसे क्या पता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। उन्होंने तो रोज़गार दिया नहीं, कभी उन्होंने कहा कि हम इतना जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, आपको क्या तकलीफ़ है अगर किराया भरना है। उसे स्मार्टफोन की बड़ी दिक्कत आ रही है। उससे पहले इन्होंने जियो की तरह जो है वो माहौल बनाया। इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, हम तो आज भी दिल्ली के अंदर 2014 से लगातार बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आज 2023 चल रहा है। और इन्होंने एक बार जियो जो अडानी अंबानी जिनको इन्होंने बापू बना के रखा है उनसे जो है फ्री का करवाया, उसके बाद कितना रिचार्ज महंगा हो गया। और ये कह रहे हैं रोज़गार इन्होंने क्या दिया, ये कह रहे हैं कि बिजली का किराया दे दो, और आज की डेट में एक महीने का किराया हज़ारों में आता है। कहाँ से एक आम आदमी भरेगा? क्या उनके बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी लाई? यहाँ VDCs के लोग थे जिन्होंने गाँव में जो है मिलिटेंसी का खात्मा किया, ये मिलिटेंसी का सामना किया, उन लोगों को इन्होंने पिछले साल 1 साल पहले कहा था उनको तनख्वाहें देंगे, आज भी वो लोग सड़कों पर गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने कहा था कैजुअल लेबरर्स को 9,000 में वो बिजली का किराया क्या 5,000 भरेंगे महीने का, और ये कह रहे हैं उन्हें भरने में क्या दिक्कत आ रही है। अरे तुमने जम्मू कश्मीर का जनाजा निकाल दिया है और तुम कह रहे हो कि 20,000 करोड़ जो है हम लाइबिलिटी में चल रहे हैं, यहाँ पे कर्जे में चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे बयाना जब वो लोग देंगे, इनके पास पॉलिसी नहीं, इन्होंने करोड़ों का घोटाला कर लिया है, ये अपने घरों को बना रहे हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं ये लूटने के गर्ज से आए हैं। मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली चाहिए, लेकिन देगा कौन? ये भाजपा के लोग दे नहीं सकते हैं, एलजी मनोज सिन्हा दे नहीं सकता है, क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे ख़त्म करना है। आप देखिए कश्मीर के जो अपना एक माहौल होता था, सेब हमारे बिकते थे, बाहर जाते थे, उससे रेवेन्यू जम्मू कश्मीर में आता था, उसे ठप करने में इनका अहम रोल है। इन्होंने कई महीनों तक जो है सड़कें बंद रखते हैं उस दौरान। आजकल तो बारिशों से जो है सेबों का नुकसान हुआ, फ्रूट्स का नुकसान हुआ, जिससे हमारा रेवेन्यू जो है ख़त्म हो रहा है, और जो जितना बचा कुचा है वो ये डिपार्टमेंटली लेना चाहते हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल और दूंगा, हमने बिजली जो है फ्री कर दी है दिल्ली के अंदर। अब जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अपने चश्मे थे, अपना पानी था, दिल्ली के अंदर हरियाणा से लेना पड़ता है और बाकी स्टेट से उठाकर दिल्ली के लोगों को पिलाना पड़ता है, और मुफ्त दे रही है हमारी सरकार। हमारे अपने वसाइल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इन्होंने क्या किया, जल जीवन में इन्होंने कंपनीज़ को, और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए हैं, हमारे मंत्रीज़ को इन्होंने अरेस्ट किया है, इन्होंने घोटाले किए हैं। मैं जम्मू कश्मीर के अंदर इनके घोटाले बता रहा हूँ। इन्होंने करोड़ों के प्रोजेक्ट, खरबों के प्रोजेक्ट जल जीवन के नाम से लाए, और उनकी जो पाइपें लाई हैं वो एक कंपनी से मंगाई हैं, जिसको आप एक बार ही मोड़ते हैं ना, उसी मोड़ने से वो टूट जाती हैं। गवर्नमेंट पाइपें ले रही है, एक एजेंसी से ले रही है, मुझे लगता है अडानी और अंबानी का हाथ उसमें होगा, और वही पाइपें हमारे यहाँ लगाने का काम करती है। अगर हम पाइपों की ये कहीं बोलेंगे कि ये पाइपें ठीक नहीं हैं या अच्छी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऊपर से ही आई हैं, हमारा इसमें कसूर नहीं है, ठेकेदार लगाने का काम कर रहे हैं। खरबों का नुकसान है, लेकिन इस पे कार्रवाई कौन करेगा? भाजपा के नेताओं पे भी कार्रवाई होगी, और ये बड़े लेवल पर कार्रवाई होगी। ये पूरे देश का मामला है जहां इन्होंने घोटाला करने में एक अहम रोल अदा किया। अब क्या करेंगे? अब लोगों को पानी देने का काम करेंगे, और जो ही जल जीवन मिशन हर घर हर नल, ये बोल रहे ना मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने हर जगह बोर्ड लगवाए हैं। जब हर घर जल जाएगा, हर घर नल जाएगा, तो उसी नल वाले को हज़ारों का किराया महीने पर देना पड़ेगा। क्या ये लूट और खसोट नहीं है? पाइपें हमें बेची जा रही हैं, हमारा पानी हमें बेचा जा रहा है, हमारी बिजली हमें बेची जा रही है, और ये अंधभक्त बने बैठे हैं, कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 चीज़ों पर काम होना चाहिए। बिजली हमारी ज़रूरत है, पानी हमारे ज़रूरत है, एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बदलाव किया? एजुकेशन हमारी ज़रूरत है, हॉस्टल्स के अंदर इलाज, हॉस्टल्स के अंदर डॉक्टर्स, इनको पूछ लीजिए ना कितने हॉस्टल हैं जहाँ पर आपने इतने साल 9 साल से उनकी भरपाई नहीं हो पाई, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। क्या बदलाव किया इन्होंने? सड़कों का बिछा दिया है, उसमें इनके एमएलएज, इनके मंत्री काम कर रहे हैं। देखिए, समझने वाली बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, भाजपा का नाम अलग है, आम आदमी पार्टी का नाम अलग है, कांग्रेस का नाम अलग है, लेकिन जो नेता उनमें हैं वो तो या तो पैसे वाले हैं, या लुटेरे हैं, या गुंडे हैं, या मवाली हैं। जनता को अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। मेरा बातें बहुत अच्छी कर लेते हो आप, लेकिन
कभी रोडों पे नहीं आते हो, कभी प्रोटेस्ट नहीं करते हो। छोटे छोटे नेता है ना, सोशल एक्टिविस्ट जिनको कहा जाता है, वो भी 10 लोगों को इकट्ठा करके इन चीज़ों के खिलाफ सड़कों पे आते हैं। लेकिन आप सिर्फ हीरो बनना चाहते हो ऑन कैमरा, लोगों को बताना चाहते हो कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, लेकिन लोगों के साथ में सड़कों पे नहीं उतरना चाहते। इसका जवाब हमने, गर्मी लगती है। मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, एक काम उसने कहा है, कहता है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया जब बनता है तो वो सारा सिस्टम जो है इसी से चलता है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो सड़कों पे जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, सड़कों पे जाकर क्या करोगे? लाठी डंडे, वहाँ मणिपुर में आपने देखा नंगे फाड़ के, कपड़े फाड़ के आप चाहते हैं कि सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के जिंदा जलाया जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने नौजवानों को सड़कों पे ला के फिर एफआईआरों की एफआईआरें कटवाएं। आपने देखा यहाँ पे हरियाणा के अंदर मेवात का इलाका, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। सैकड़ों जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। मतलब यहाँ पे जम्मू में आप देखें कितने प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं पे भी इस तरह का, जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं ना, मणिपुर, हरियाणा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। सुन लीजिए ना हमारी बात, सुन लीजिए ना, क्योंकि प्रोटेस्ट किस लिए करोगे? आप इनसे मांग करोगे ना। यहाँ पर कैजुअल लेबरर्स ने कितने साल प्रोटेस्ट किया, कितने हजारों की तादाद में सड़कों पर आए। प्रोटेस्ट से बदलेगा कुछ? तो डेमोक्रेटिक राइट है ना अपना। आप किसके लिए बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो? किसके सामने किसके लिए कर रहे हो? आप मुझे एक बात, डेंग साहब, बात ही मत करो। आप डेंग, नहीं, आप बात ही मत करो। नहीं, बात ही मत करो। सुनना किसने है? सुनना किसने? आप सुनाना किसको चाहते हो? आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर प्रोटेस्ट से बदलाव आता तो कर लेते, लेकिन जो तानाशाह यहाँ पर बैठे हैं ना, जो तानाशाह बैठे हैं, ये उस प्रोटेस्ट को नाकाम करते हैं। यहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी जो आइन है हमारा, उसे रौंद के रख दिया है इन लोगों। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग आज सड़कों पे हैं, कौन उनको मना कर रहा है? मैं डेली वेजेस पिछले कई सालों से सड़कों पे प्रोटेस्ट करके क्या आप दिखाना चाहते हो? जब वोट आप फिर 500 में बेच देते हो। किन लोगों की आप बात कर रहे हो? जो अंधभक्ति के नाम पे वोट करेंगे, जो हिंदुता के नाम पे वोट करेंगे। बात सुन लीजिए मेरी। जो घर में क्यों बात कर रहे हो? ये हमारा किसको सुना रहे हो आप? जितना हमारा फर्ज है, हम अपना कर्ज उतार रहे हैं। वो भी आपका ही फर्ज है, वो भी आपका फर्ज है। लोगों के हकों के लिए आप सड़कों पे जब तक न ईमानदार लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, तब तक धर्म के नाम पे राजनीति होगी। सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ईमानदार है। आम आदमी पार्टी नेताओं, मैं नेता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की आए हुए लोगों की बात कर रहे हैं। जो चले गए वो सब बेईमान है। आप मेरी बात सुन, जिन्होंने पार्टी छोड़ी वो सब बेईमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ईमानदार लोग और जिसको देश की मोहब्बत होगी, लोगों की मोहब्बत होगी। आएंगे कहाँ से? जेएंडके में कहाँ से आएंगे? आपको क्या लगता है ये दुनिया ऐसी टिकी हुई है? अच्छे लोग घरों के अंदर बैठे। कश्मीर में आम आदमी पार्टी में कौन से वो ईमानदार लोग होंगे जो आएंगे, फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर लोग वो सुविधाएं देंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे शिक्षा मिली है आंदोलन से। अगर मैं आंदोलन को देखकर पॉलिटिक्स का हिस्सा बना हूं, जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मैंने 1.5 लाख में से 350 वोट जब लिया था, तब से लेकर लोगों के लिए खड़ा हूं। आज भी लोगों के लिए लड़ रहा हूं। जीना मैं खुद के लिए नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं आएंगे? आप सिर्फ लड़ाई तो लड़ रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यूज देके। अब आपको लगता है इंटरव्यू में अभी जम्मू के अंदर हूं, किस लिए आया हूं? किस लिए आया हूं? प्रोटेस्ट पे बैठने के लिए? नहीं, प्रोटेस्ट की बात नहीं, हम भी काम कर रहे हैं। अगर मैं जम्मू आ रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूम रहा हूँ, या किसी जगह किसी रोड के सामने अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है, फिर तो मोदी जी अपने मन की बात तो अपने दफ्तर से करते हैं, फिर आप तो उसे भी कह लीजिए कि रोड पे आ जाए। सुन लीजिए, सत्ता में है सर, आप सत्ता में नहीं हो। हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बात सुन लीजिए मेरी, ये डिजिटल है, डिजिटल इसका फायदा उठाना है। सुन लीजिए, मेरी मेंबर हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, मेरी बात सुन लीजिए। मैं लीडर हूं, मैं लोगों की रहबरी के लिए आया हूं, मुझे लोगों के लिए लड़ना है। और लोग हो ना, अपोजिशन के अंदर हैं, लेकिन लोगों को समझाना हमारा प्रोटेस्ट पे बैठेगी या सत्ता वाले प्रोटेस्ट? मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे। देश के अंदर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपको समझना होगा। इस वक्त हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुता के नाम पे वोट लिया जा रहा है, और भाजपा उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। उसकी वजह यह है कि लोगों के सामने नेता नहीं है, लीडर नहीं है। जब लीडर नहीं है, लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं। तो लीडर कब बनेंगे? जब ईमानदार लोग जो हैं इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे। ये मत कहना कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। ये तब तक हो रहा है जब तक ईमानदार आदमी अपने घर के अंदर बैठा है, क्योंकि ईमानदार जब पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनता है तो लोग धर्म के नाम पर। हम तो जा रहे हैं, आपको क्या लगता है हम लोगों के पास जाते नहीं? अब 1 साल के बाद आपके साथ मिलन हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर के अंदर बैठे हुए थे। आप ही कह रहे हैं विवादों में बने रहते हैं, आप ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। सिर्फ कंट्रोवर्सी आपकी ऑन कैमरा ही रहती है और अकेले होते हो आप।
कोई दूसरा शख्स नहीं होता आपके साथ। आपको क्या लगता है सड़कों पे लोग, अरे 20,000 आवाम ने मुझे ताकत दी है तो हमारे बोल तो वैसे ही होंगे ना। मैं अपनी आवाम की ताकत के साथ ही तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ। लोगों का भी आप नुकसान कर रहे हैं। जो काम आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके करना चाहिए, देखिए ये काम आप जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके करना चाहिए था, वो दलाली हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां देने से, सुनिए मेरी बात, लोकतंत्र में सबसे बड़ा, सुनिए मेरी बात, लोगों के काम नहीं हो पाएंगे। आप ये मत बोलिए कि लोगों के काम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जो हमारा हक होगा हम उसे छीन के लेंगे। हम तलवे चाट के किसी के नहीं लेंगे, करप्शन देकर के अपना काम नहीं करवाएंगे। ये ना मैं आवाम को सिखाऊंगा और ना मेरा ये काम है। जो जिसका काम है उसे करवाने का काम जनता को भी बताऊंगा और खुद भी उसे उस तरीके पे। गुंडागर्दी नहीं है ये, गुंडागर्दी नहीं। जो आदमी जिसकी सैलरी लेता है उसे वो काम करना है। आवाम को लूट कर उसका काम नहीं करवाना, ये गुंडागर्दी है। अरे अगर मैं किसी को अच्छे से ईमानदारी से उसकी नौकरी याद दिलाता हूं और आप कहेंगे ये गुंडागर्दी है। अगर उसका काम है, वो उस चेयर पे बैठा है, उसका फर्ज बनता है उस आवाम की सेवा करना। उस आवाम से लूट कर अपने घर को चलाना या नेता को चलाना वो जरूरी नहीं है। जितने भी ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो सब चोर चक्के होते हैं। सब ऑफिसर बाकी लोगों के लिए वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो, जितने भी ऑफिसर जिनका मैं नाम लेता हूँ मैं डायरेक्ट बाय नेम आता हूँ। मैं किसी को पर्दे में नहीं रखना चाहता हूँ। जब भी मुझे लगता है कोई ऑफिसर गलत है मैं उसका नाम ले लेता हूँ। सबकी बात मैं कभी नहीं करता हूँ। हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो दलाली का काम करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है अगर उनको आप नंगा कर रहे हैं? आपको ये मेरे से तकलीफ हो रही है अगर मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ ये आदमी गलत है? नहीं, अगर तकलीफ नहीं हो रही है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है? मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट क्या मैं बड़ा नहीं हूँ? अगर मुझे लोगों ने वोट देकर भेजा है तो मैं क्या उनके तलवे चाटने के लिए लोगों ने मुझे आपको क्या राइट मिल गया? आप गालियां देंगे? नहीं, मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ। जो काम नहीं, धमकी देंगे? क्या धमकी दे रहा हूँ? क्या धमकी दे रहा हूँ? किसी के बाप का पैसा है, सच में किसी के बाप का है, ये जनता का पैसा नहीं है। बाप क्या मतलब? उसके बाबा का पैसा है, उसके फादर का बोलूँ। अब बाप का है तो बाप उर्दू में लफ्ज है, तो किसी के बाप का तो है नहीं, ना मेरे बाप का ना उनके बाप का। इसमें कौन सी आपको तकलीफ हो रही है? हम तो सिंपल बोल रहे हैं ना, उनके बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। किसी के अपना मोदी का भी तो नहीं है, उसका भी तो नहीं है। ये तरीका है आपका नेतागिरी करने का, आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का, मतलब आप क्या गुंडागर्दी से या मतलब ऑफिसर्स को आप धमकाएंगे? मेरी बात सुनिए। आप मुझे तमीज सिखाने की बात कर रहे हैं ना। चेयरमैन हमारा कभी सुना है उसने किसी से बदतमीजी की है? हमारा चेयरमैन धनंतर सिंह को जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 31 लोग हैं। कितने लोग हैं? 31 लोग हैं। 31 में से आपने सुर्खियों में महराज को देखा, ठीक? बाकी 30 लोगों को आपने गालियां देते हुए सुना? नहीं, आप बोलो ना। सुना आपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी कोई है जो महराज की तरह गालियां बकता है? सुना आपने? नहीं, एक मिनट, मेरे साथ हो चुके हैं आपको 4 साल नहीं हुए, 2.5 साल आपकी काउंसिल को, हमारी काउंसिल को 2.5 साल हो गए। आप मेरी बात सुनिए। 2.5 साल हो गए। एक बार को चेयरमैन उठ के बोलता भी है कुछ, उसका चलता भी, आप तो हमेशा ही तो हमेशा ना बोलूं, वो 2.5 साल के बाद मुंह खोले, जैसे मोदी 4 महीने के बाद मणिपुर पे बात करे। आपको क्या लगता है जिस टाइम जिस आदमी को जरूरत है तब मैं बात नहीं करूं? अरे मेरे लोग सफर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, मैं तब बात नहीं करूं? मैं क्या 2 साल के बाद या इलेक्शन खत्म, ये टेन्योर खत्म होने के बाद बताऊं कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये कमियां हैं? जो चीजें मैं सामने देख रहा हूं उन पे तो बात करूंगा, रोज करूंगा। आप कह रहे हैं, आप ये बोल रहे हो कि 2 दिन के बाद बोलता हूं, मैं तो हर घंटे के बाद मुद्दे उठाऊंगा। ये कौन सी बात आपने कही कि आप हर रोज चिल्लाते? हर रोज नहीं, हर घंटे हमारे लोगों के मसले होते हैं। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? और सुन लीजिए, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं, लोगों को जगाने का काम। आपने ट्रांसफार्मर दे दिया, उससे उनकी भलाई होगी। मेरी बात, आपने वही वादे किए थे। साहब मेरी बात सुन लीजिए। आज तक जितनी भी नेतागिरी हुई ना, तलवे चाट के लोगों के काम करवाए गए। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बाविकार, बाजुर्रत लोगों को, आवाम को जगाने का काम कर रहा हूँ। माना कि मेरे से आज फ़ायदा नहीं होगा आज की तारीख में, लेकिन आने वाले वक्त में जब मेरी कौम बेदार हो जाएगी ना, वो समझ जाएगी कि नेता किस लिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स किस लिए हैं और ये मुल्क किसके लिए। जिस दिन मेरी आवाम वो चीज़ समझ जाएगी ना, वो खुद उनसे हिसाब लेगी और हर आदमी फिर खुददार बनेगा। और खुददारी की ज़िंदगी जीना सिखाने का अगर वो मेरी गलती है, अरे खुददार बनाना ये क्या मेरी गलती है? आप क्या चाहते हैं कि खुददार कोई ना बने? लोगों के हकों के लिए आप रास्तों पे नहीं आ सकते हैं, सड़कों पे नहीं आ सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारा हक आपके नेता अरे किसी के कान के नीचे एक बजाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? जब एक ब्यूरोक्रेट मेरे आदमी को, क्या इन्होंने पैर नहीं पकड़े? गरीब को आपने कब ब्यूरोक्रेट से लड़ते देखा? वो हमेशा
ऑफिसर के पैर पकड़ता है, उससे गुहार लगाता है, रिश्वत देता है, तब भी वो उसके काम नहीं करता है। आज महराज से आपको तकलीफ हो रही है, एक आदमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिल्ला रहा है, इतने आदमी, और आपको क्या लगता है मेरी जो चीख और पुकार है वो मेरी अपनी है? अरे जब लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपसे समझदार कोई भी नहीं, समझदार की बात नहीं है। अगर 2.5 साल के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते हो? नहीं, आपका कहना यह है कि मेरे अलावा फिर बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप पूछ लीजिए ना, अभी आपकी वीडियो देखेंगे, इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन नहीं है। अगर करप्शन है तो लोग अगर सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? किस साल से आपने कितनी इंक्वायरियां करवाई, कितने लोगों को अंदर करवाएंगे? कितने लोगों को सलाखों के पीछे किससे करवाएंगे? किससे करवाएंगे? डीसी डोडा से? किससे करवाएंगे? ड्यूकम से? किससे करवाएंगे? एलजी से? किससे करवाएंगे? अरे वेरिफिकेशन किसने करनी है? मेरे पास अथॉरिटी है। जिस दिन ताकत मिलेगी उस दिन सबका सुपड़ा साफ करूंगा। और ये बोल रहे हैं ना कि फलाना है, ऐसा है, वैसा है, ये वो चीज, ना हम करप्ट हैं, ना हम किसी के मुखालिफ हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता के साथ अगर जुल्म होगा उसकी लड़ाई लड़ना ये हमारा फर्ज है। और जिंदगी है ही कितनी, 30-35 साल हो गए, 10-20 साल और जिएंगे, खुददारी से खुद भी जिएंगे, उनको भी जीने का तरीका सिखाएंगे। ये देश लोगों के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स नौकर है। आप जब फॉर्म भरते तो किस लिए? नौकरी के लिए। और नौकरी किसकी करनी है? जनता की करनी है और देश की रक्षा करनी है। और आप जनता को लूटकर देश को बर्बाद करने पे तुलोगे और आपको क्या लगता है कोई पूछने वाला नहीं? अरे आप खुशकिस्मत हो, ये बोलो कि कोई बात कर रहा है इस सरकार के खिलाफ भी, इस तानाशाही के खिलाफ भी। एक आया है, वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश होना चाहिए, मेरे को क्यों खुश होना? नहीं, आपकी बात नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर जुल्म हो रहा होगा, अपोजिशन के लोग बात नहीं कर रहे हों, इख्तदार में बैठे लोग बात नहीं कर रहे हों, आप चेयरमैन हमारा भाजपा का है, वो रोने पे तुला हुआ, वो रेजिग्नेशन पे तुला है, और आप कह रहे हैं महराज चीखता। अरे उसकी भी तो सुनो, जो आदमी रेजिग्नेशन देने पे तुला है, जो भाजपा का है, भाजपा का एलजी है, भाजपा की सरकार है, वो रो रहा है बेचारा, और आप कह रहे हैं महराज चीख रहा है। अब वो अपनी आवाज़ नहीं बता रहा है, अपना रोदाद नहीं सुना रहा है। अरे मुझे तकलीफ हो रही है। महराज लोगों की ज़ुबानी बात कर रहा है, महराज अपने घर की बात कभी नहीं करता है। अगर मैं चीखता हूँ, मैं दूसरे का दर्द आपको बता रहा हूँ। अगर मैं चीखता हूँ किसी एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, तो वो एक आम आदमी की परेशानी है। 21 लाख का घोटाला मेरी एक पंचायत के अंदर हुआ, उसकी वेरिफिकेशन की डीसी डोडा ने। अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तान के लिए एक कमेंट लिख देता है या किसी को पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन कॉल आता है, रॉन्ग नंबर आता है, तो उसकी वेरिफिकेशन मिनटों में हो जाती है, फलाने बंदे को कैसे कॉल आ गई। एक आदमी, एक पंचायत के लोग कह रहे हैं कि 21 लाख का घोटाला हुआ और इनको टस्से मस नहीं, और आप बोल रहे हैं कि महराज क्यों चीखेगा? यार अगर उनकी किसके पास जाओ थी ना आपने इंक्वायरी, किससे करवाऊं? आपके चिल्लाने का, चीखने का क्या फायदा? भाई साहब, आप फिर क्या फायदा आप वही चीज दिखाते हो जो आपको सड़कों में लोग बताते हैं। आपको नहीं पता है कि देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। आप लोगों की चीखो पुकार लोगों तक पहुंचाने का काम करते हो। मुझे पूछो कि अंदर के हालात क्या हैं। जिन लोगों से आप कह रहे हो ना कि वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई, वो लोग इसके बराबर के शरीक हैं। जब 21 लाख में से 10 लाख इनके खाते में जाता है, वो क्यों आदमी वेरिफिकेशन क्यों करे? वो आदमी क्यों वेरिफिकेशन करे? आपके चीखने चिल्लाने का फायदा क्या? लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। जिस दिन लोग उठेंगे ना, वो जूते मारकर अपना वसूली करेंगे, सीधी जो बात है। वरना पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर अपने पास इक़्तिदार रख के इनको इस्तेमाल करेंगे। या तो वो चीज़ हो सकती है। देखिए, जिस दिन आवाम मौका देगी, बिजली का बहरान ख़त्म होगा, पानी का बहरान जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म होगा, हेल्थ सेक्टर में बेहतरी होगी, एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी होगी। इस बात की आप गारंटी ले लो मुझसे। जिस दिन मौका मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन जो इतनी भी होगी ख़त्म होगी। आप कहाँ से लड़ोगे? कहीं से भी लड़ेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे। हमने लोगों को पता तो चले हमारा नेता जो है महराज मलिक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता नहीं है। हमने देश की राजनीति के अंदर एक अलग माहौल पैदा करना है। 90 सीटों पे अकेले लड़ोगे? अकेले की बात नहीं है। फिर मोदी क्या अकेले पूरे देश के अंदर लड़ रहा है? वो भी तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी तो आपने चुनी होगी कि मैं वहां से इलेक्शन। वो जरूरी नहीं है। आप ये मत पूछ लीजिए कि आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये कह लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप सरकार कैसे, और सरकार बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और लोगों को बदलाव एक तरफ तो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ऐसे बदलाव होगा जैसे लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। पार्टी नेता छोड़ के जा रहे हैं, लोग नहीं। जिस दिन लोग छोड़ के जाएंगे, देखिए हमारा काम है लोगों को सही रास्ता दिखाना। मैंने कहा 2014 में 350 वोट अगर 1.5 लाख में से लिया था, तो एक वक्त आ गया 60% वोट लेकर जीत भी गया था। वो आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया था, वो महराज मलिक ने लिया। सोच से महराज जना है।
अगर पार्टी ने नहीं लिया, लेकिन उस पार्टी की सोच से महराज का जन्म हुआ है, उस पार्टी की सोच की वजह से महराज पॉलिटिक्स का हिस्सा बना है। क्योंकि ईमानदारी हमारे खून के अंदर थी, देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखी थी। जब दिल्ली के अंदर ये बोले जा रहे थे, हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम बिजली का निज़ाम बेहतर करेंगे, हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे, हम यहाँ पर बदलाव लाएंगे, तो उसी उम्मीद के साथ महराज भी जुड़ा था। तब सत्ता में नहीं थे, उनके बोल से, उनके फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, मैं उनके चेहरे से, उनके बोल से अंदाज़ा लगा सकता था कि ये आदमी ईमानदार है, और इसलिए मैं जुड़ा था। और दिल्ली का नक्शा उसने बदल के रख दिया। जिस मोदी लहर की बात करते थे, 50 साल तक मोदी लहर नहीं रुकने वाली है। 4 बार दिल्ली के अंदर चुनाव हुए हैं 2013 से, 4 बार, और 4 के 4 बार फिलहाल हमारी पार्टी ने जीते हैं। मसला ये है भाई साहब, जब आप लोगों के हित की बात करोगे तो बदलाव आएगा। आप इसके बारे में मत सुन लीजिए। महराज मलिक मुसलमान है, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, बंदे ही है ना, वो बंदे ही है ना, इंसानी तो हैं। अब पार्टी का नाम अलग है तो फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है? अरे जब वोट की ताकत से आप महराज को बनाओगे तो एक अलग माहौल आपको दिखेगा। जब वोट की ताकत से आप रविंदर रैना को बनाएंगे तो अलग माहौल आपको दिखेगा। भाजपाइयों को बनाओगे अलग माहौल होगा, पीडीपी वालों को बनाओगे तो अलग माहौल होगा। लेकिन जब एक अलग सोच के लोगों को आप मौका दोगे तो अलग माहौल होगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बिजली का बहरान हम ख़त्म करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में हम बेहतरी लाएंगे, हेल्थ सेक्टर में हम बेहतरी लाएंगे, उसके अलावा करप्शन को रोक लगाने में हमारा काम है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम फ्री देंगे, और ये हमारा राइट बनता है। अगर लोगों को ये चीज़ें चाहिए, दंगे फसादात से देश नहीं बढ़ता है, दंगे फसादात से देश नहीं बढ़ेगा। ये हमको आपस में लड़ा कर सत्ता में बैठना चाहते हैं। ये एक बात भूल रहे हैं भाजपा के लोग कि बाकी ममालिक इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके देश के अंदर ये आपस में कब लड़ें और वो हम पे चढ़ाई करने का काम शुरू करेंगे। इस बात के बारे में इनको कोई इल्म नहीं है। अगर बाहर के लोग, जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर जंग का माहौल बना, अब नेटो की कुछ मुल्कों पे जो है हमला होने वाला है, हो भी जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगी। अगर वहीं हमारे अंदर के हालात ऐसे होंगे, कोई भी मुल्क अगर हम पे चढ़ाई करेगा, हम आपस में लड़ेंगे। हम उस फौज के खिलाफ, उस मुल्क के खिलाफ नहीं लड़ेंगे जो हमारे ऊपर होगा, हम आपस में लड़ेंगे। हम किसी और मुल्क का साथ देंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं ऐसे, हमारे लोग तो वैसे भी बांट चुके हैं और ये बांटने का काम अच्छे से कर रहे हैं। और लोगों को लगता है कि किसी एक नस्ल को यहाँ से उठाकर फेंकना ये इनके बस की बात है। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हमने मुल्क के बारे में सोचना है, इसकी बेहतरी के बारे में सोचना है, और इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए हर नागरिक को खड़ा होना होगा। भाजपा की सोच से इस आइन को, मुझे नहीं लगता है कि आप इस आइन को बचा सकते हैं। आइन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी नस्लों को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। बहुत सारी चीज़ें। अरफाज भाई, आपको लगता है कि हम राजनीति में आए खुद को बनाने के लिए? देखिए, एक साफ मैसेज मैं लोगों को बताना चाहूँगा। अगर मुझे सच में कोई अपने कद की पहचान करानी होती या अपने आप को बढ़ाना होता तो मैं भी भाजपा का हिस्सा बना होता, कांग्रेस का हिस्सा बना होता, आज़ाद साहब की पार्टी का या एनसी की पार्टी का। ऑफर तो आए होंगे, बिल्कुल, बहुत बार आए हैं। 15 साल से आ रहे हैं, और 15 साल से ईमानदारी से एक सोच के साथ हूँ कि वो जो मैं कह रहा हूँ वो कोई और पार्टी नहीं कह रही है। मेरे लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे इलाके को उन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं वो चीज़ें देना चाहता हूँ। अगर मेरी पार्टी की आइडियालॉजी वो है, और मुझे उम्मीद है कि उस आइडियालॉजी पे ही काम जब होगा तो मेरे लोगों को बेहतर ज़िंदगी देखने को मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार लोगों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। बस नाम में फ़र्क होगा, पहचान में फ़र्क होगा। हमारे पास क्या है, हमें नहीं चाहिए लोगों से। मैंने कहा, पैसे से हम जीना नहीं चाहते, हम लोगों के लिए जीना चाहते हैं। कुछ लोग जो है खुद को बनाना चाहते हैं, पार्टी में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ लोगों की बेहतरी चाहते हैं, और जो बची ज़िंदगी है उसमें देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस सिंपल सा एक मैसेज है, बाकी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारे से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची हो, वो 100 बार सोचे कि महराज ने उसको ज़ाती तौर पर नहीं बोला है। अगर उसके इख्तियार में ये चीज़ें थी, अगर उसने मेरी आवाम को परेशान किया, 10,000 आवाम को या 5,000 आवाम को या 100 लोगों को परेशान किया एक आदमी ने, तो भाई मुझे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि एक आदमी 100 लोगों की परेशानी दूर कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। तो अगर वो नहीं किया तो मेरा गुस्सा इसलिए नहीं है कि वो आदमी ऐसा है या वैसा है। मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए, वो आदमी कर सकता था, अहल भी था, लोगों को इंसाफ भी दे सकता था। और कुर्सी कब तक है, लेकिन उस कुर्सी पे बैठ के भी अगर मेरे लोगों का अजाला नहीं करता है तो महराज उस पर
मजबूरन जो है चीखने पे मजबूर हो जाता है। मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ होती होगी। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि वो मेरे बोल नहीं होते। जब मेरा एक मज़लूम मेरे पास गिड़गिड़ाता है, मेरे सामने फरियाद लगाता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं परसों चेयरमैन कौंसिल में बैठा था। आप अरबाज़ भाई यकीन नहीं करेंगे, 2 औरतें आती हैं और एक को अपना मसला था, दूसरी को अपना मसला था, हिंदू लेडी थी दोनों, और इतना रोई वो, जितनी देर मैं उस कौंसल के अंदर बैठा, आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने देर, अब इंटरव्यू हमारा थोड़ा कम हुआ होगा, शायद 20 मिनट का, 25 मिनट का, लगभग वो कोई 1 घंटे में वहाँ पर बैठा रहा और 1 घंटे लगातार उसकी आंखों से आंसू गिरे हैं और गुहार लगा रही थी कि हमें इतने साल हो गए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक हिंदू बहन थी मेरी, उसने मुझे भी फोर्स किया, उसने मुझे भी बताया कि आप भी हमारे इस मसले में पढ़ लीजिए। मैंने कहा फ़िलहाल चेयरमैन साहब देखेंगे, अगर इनसे नहीं होगा फिर मैं आपकी बात करूँगा। और उसके अलावा एक और लेडी थी, वो भी हिंदू कम्युनिटी से थी, उसने भी बहुत कुछ कहा, उसने मीडिया में भी आकर कहा, लेकिन वहाँ उस कौंसल के कमरे में बैठकर जो उनकी आंखों से आंसू गिरे थे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बर्दाश्त करने का म्यादा कितना होगा। जब एक आदमी, गरीब आदमी आपके सामने गिड़गिड़ाएगा और एक ऐसा तानाशाह कुर्सी पे बैठकर उसकी फरियाद न सुनता होगा, तो महराज से आप क्या उम्मीद करोगे, क्या उम्मीद करोगे? इसका जवाब मुझे आवाम दे दे। ये परसों की बात बता रहा हूँ। और अगर ऐसे लोगों को जब मैं अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिसेज़ के अंदर देखता हूँ या रास्तों में देखता हूँ, तो भाई साहब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए उनके आंसू गिरने से पहले अगर वो लोग उनकी गुहार सुन लेंगे तो मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है। तो इसलिए मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि गरीब के साथ जुल्म मत कीजिए, मत कीजिए, इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। अरे हमारे तो सिर्फ बोल हैं, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, और उसकी लाठी बरसती है वो हम समझते नहीं हैं। किसी को बीमारी की शक्ल में, किसी के अंधे बच्चे आ जाते हैं, किसी के अपाहिज बच्चे आ जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ऐसी बीमारी लग जाती है, हम कहते हैं कि इसको लग गई। वो लगती नहीं है, वो ऊपर वाले की तरफ से ये चीज़ें होती हैं, हमें समझ नहीं आती। तो इन बातों को समझना चाहिए। मैं किसी के आंसू अपने सामने गिरते हुए नहीं देख सकता हूँ, और मज़लूम के खास करके। तो फिर अगर उसे आप लूटेंगे भी, उसकी फरियाद भी नहीं सुनेंगे, तो भाई साहब मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। या आवाम की भड़ास में उतारने का काम करूँगा। मैं अपने दिल में किसी की बात को दबा कर रखना नहीं चाहता हूँ। अपने से जो है घुटन जो मुझे होती है, मैं इसलिए उगल देता हूँ। बाकी आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। अपना एक अच्छा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ जनता के लिए, अपना एक वक्त जो है अच्छे से यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करके जाऊँ। इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, बस लोगों को राहत देते हुए देखना चाहता हूँ। कोई ऑफिसर अगर मेरे कहने से काम करेगा तो मैं उसकी मुखालफत क्यों करूँ, उसके ख़िलाफ़ क्यों बोलूँ? जब इग्नोर करेगा, मुझे भी इग्नोर करेगा, मेरे आदमी को, गरीब को भी इग्नोर करेगा, तो कितना चुप्पी साधेंगे। 2.5 साल से हम ये तमाशा देख रहे हैं, तो बहुत हो गया, 2.5 साल बचे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई वक्त आए जिसमें गरीब का अजाला हो, बस इसकी एक ख्वाहिश है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर व आम आदमी पार्टी सीनियर नेता महराज मलिक साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।